ओए काली कलूटी, अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे कमरे से बाहर निकल। दीदी, मेरा रंग इतना बुरा है क्या? हाँ, बुरा है तुम्हारा रंग। मुझे तो सबके सामने तुझे अपनी बेटी बताते हुए भी शर्म आती है। अम्मी, क्या मैं सच में आपके लायक नहीं हूँ? चल, अब जब तक मेहमान चले ना जाएं, किचन से बाहर ना मैं तुझे देखूं। अपनी सगी माँ और बड़ी बहन के मुंह से ये चुभने वाली बातें सुनकर सांवली मीरा का दिल टूट गया। वो दौड़ती हुई किचन में गई और रोने लगी। भगवान, मेरा रंग इतना काला क्यों है? मेरी अपनी माँ और बहन भी मुझसे प्यार नहीं करते। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले शारदा जी एक सीधे साधे इंसान थे जो कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाकर बीमार होने के बावजूद किसी तरह घर का खर्चा उठाते थे। शारदा जी के लिए उनकी दोनों बेटियां एक बराबर थीं, बल्कि वो छोटी सांवली बेटी मीरा की समझदारी और उसके नए नए ढंग के कपड़े डिजाइन करने के हुनर से बेहद खुश रहते थे। उनका मानना था कि मीरा का रंग भले ही सांवला है, पर उसका दिल और उसका दिमाग सोने का है। लेकिन उनकी पत्नी यानी लड़कियों की माँ कमला देवी बिल्कुल अलग सोच की थी। कमला देवी के दिमाग पर सिर्फ एक ही भूत सवार था, अपनी गोरी बेटी किरण का रूप। वो दिन रात किरण को सर पर बिठाकर रखती, उसे दही हल्दी के लेप लगवाती और किचन का कोई काम नहीं करने देती ताकि उसके हाथ खराब ना हो। माँ अक्सर शारदा जी के सामने मीरा को ताना मारते हुए कहती थी, इस मीरा का क्या होगा? इसका ये काला रंग देखकर तो कोई आम लड़का भी हाँ नहीं करेगा। माँ का यह ब्लाइंड सपोर्ट देखकर किरण का घमंड आसमान पर पहुंच गया था। वो सुबह से शाम तक आईने के सामने बैठी रहती। सुनो मीरा, जब दिल्ली वाले मेहमान आएंगे तो तुम अंदर ही रहना और ज्यादा सामने मत आना। शारदा जी जब भी किरण और उसकी माँ को रोकने की कोशिश करते तो कमला देवी उनसे झगड़ा शुरू कर देती कि उनकी गोरी बेटी दिल्ली के बड़े बंगले में राज करेगी और सांवली बेटी कानपुर के चूल्हे चौके में ही सड़ेगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वक्त सबका घमंड मिट्टी में मिला देता है। कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के एक मशहूर कपड़ा व्यापारी परिवार श्वेता टेक्सटाइल्स के मालिक का रिश्ता किरण के लिए आया। उनका बेटा राजीव बहुत अमीर था और उनका दिल्ली में एक बड़ा बंगला था। राजीव की माँ सावित्री देवी को अपने बेटे के लिए एक बेहद सुंदर और गोरी बहू चाहिए थी ताकि उनके खानदान की नाक ऊंची रहे। जब सावित्री देवी और राजीव शारदा जी के छोटे से घर पहुंचे तो किरण को बनारसी साड़ी पहनाकर लाया गया। उसका गोरा रंग देखकर सावित्री देवी बेहद खुश हो गईं और बोली, लड़की तो सच में चांद का टुकड़ा है, हमारी हाई सोसाइटी में सबसे अलग दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ मीरा के लिए भी एक रिश्ता आया, लेकिन वो दिल्ली के अमीर परिवार जैसा बिल्कुल नहीं था। वो कानपुर के ही एक बेहद गरीब परिवार का लड़का था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक छोटी सी सरकारी नौकरी करता था और उसके घर की हालत बहुत खराब थी। आनंद देखने में बहुत सुलझा हुआ था, लेकिन उसके माता पिता के दबाव में आकर उसने मीरा से शादी के लिए हाँ तो कह दी थी, पर अंदर से वो मीरा के सांवले रंग से बिल्कुल खुश नहीं था। आनंद के दिमाग में भी एक खूबसूरत पत्नी की चाहत थी। कमला देवी ने पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया कि उनकी गोरी बेटी दिल्ली के राजमहल में जा रही है और काली बेटी एक गरीब के घर में धक्के खाएगी। एक ही हफ्ते के आगे पीछे दोनों बहनों की शादी हो गई। किरण दिल्ली के बंगले में चली गई और मीरा एक छोटे से टूटे हुए मकान में आनंद के घर पहुंच गई। किरण जब दिल्ली के उस बड़े बंगले में पहुंची तो उसे लगा कि उसने सारी खुशियां पाली हैं, लेकिन शादी की पहली ही रात उसकी गलतफहमी दूर हो गई। राजीव ने कमरे में आते ही बड़े रूखेपन से कहा, किरण,
मुझे सिर्फ एक खूबसूरत भूत नहीं चाहिए घर में, मुझे बिजनेस और घर में एक समझदार पार्टनर चाहिए। अगर तुम सिर्फ आईने के सामने बैठना जानती हो तो इस घर में तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। अगले ही दिन से सास सावित्री देवी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह 5 बजे किरण को नींद से उठाकर किचन में भेज दिया और दिल्ली के 30 बड़े बिजनेस पार्टनर्स के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। किरण, जिसने जिंदगी में कभी एक कप चाय तक नहीं बनाई थी, उसने डर के मारे जैसे तैसे खाना बनाया, लेकिन खाना इस कदर जला हुआ और खराब था कि मेहमानों ने एक निवाला खाते ही चम्मच छोड़ दिया। मेहमानों के जाने के बाद सावित्री देवी ने गुस्से में खाना कचरे में फेंका और बोली, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारा चेहरा चमकाना सिखाया है, नाक कटवा दी मेरी। तुम्हारे बाप ने शादी में दिया ही क्या है, एक सस्ती साड़ी के अलावा, और ऊपर से तुम्हें कोई काम भी नहीं आता। वक्त के साथ किरण पर जुल्म बढ़ता गया। सावित्री देवी हर बात पर उसके मायके की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। राजीव भी अपनी माँ के दबदबे में था। वो किरण को कोई खर्चा नहीं देता था और हर छोटी बात पर चिल्लाता था। किरण को दिल्ली में रानी बनकर रहना था, पर वो वहां एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। उसकी खूबसूरती अब रोज तानों की आग में जल रही थी। दूसरी तरफ मीरा जब आनंद के गरीब घर में पहुंची तो पहले दिन से ही आनंद का बर्ताव उसके साथ बहुत ठंडा था। आनंद उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था और अक्सर घर से बाहर रहता था। एक रात आनंद ने साफ कह दिया, मीरा, मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। मुझे तुम्हारा रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे किसी प्यार की उम्मीद मत रखना। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने रोना धोना या शिकायत नहीं की। उसने सोचा कि अगर किस्मत ने उसे यह घर दिया है तो वो अपनी मेहनत से इस घर को बदल कर दिखाएगी। मीरा सुबह जल्दी उठती, पूरे घर की सफाई करती, आनंद के बीमार माता पिता की ऐसी सेवा करती जैसे वो उसके सगे माँ बाप हों। वो कम खर्चे में भी इतना स्वादिष्ट खाना बनाती कि आनंद चाहकर भी उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल पाता था। एक दिन आनंद की माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर में 1 रुपया नहीं था और आनंद शहर से बाहर गया हुआ था। मीरा ने बिना वक्त गंवाए अपने कान के पुराने सोने के झुमके, जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से दिए थे, उन्हें बेच दिया और सास को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वो रात भर हॉस्पिटल के फर्श पर बैठी रही और सास की देखभाल करती रही। जब आनंद सुबह वापस आया और उसे सारी हकीकत पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी माँ से सुना, आनंद, अगर आज ये मीरा न होती तो तेरी माँ मर जाती। इसके सांवले रंग पर मत जा, इसका दिल एक देवता जैसा है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वो मीरा के पास गया और सर झुकाकर बोला, मीरा, मैं बहुत बड़ा घमंडी था जो सिर्फ चेहरे की रंगत देखता रहा। मुझे माफ कर दो, तुमने मेरा और मेरे परिवार का दिल जीत लिया है। मीरा ने मुस्कुराकर आनंद का हाथ पकड़ लिया और उस दिन के बाद से दोनों एक सच्चे पति पत्नी बन गए। अब आनंद और मीरा एक जान बन चुके थे। मीरा के पास कपड़े डिजाइन करने का एक नया और अनोखा हुनर था। उसने आनंद से कहा कि वो घर में बैठकर कपड़ों का काम शुरू करना चाहती है। आनंद ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से मीरा को थोड़ा सा कपड़ा खरीद कर दिया। मीरा ने अपने हाथ से इतने सुंदर और सस्ते सूट डिजाइन किए कि मोहल्ले की औरतें दीवानी हो गईं। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। आनंद ने अपनी नौकरी के बाद का वक्त मीरा के बिजनेस को देना शुरू किया। वो दोनों रात को 2-2 बजे तक जागकर कपड़े सिलते और सुबह मार्केट में सप्लाई करते। मीरा का हुनर और आनंद का साथ रंग लाया। 1 साल के अंदर उन्होंने कानपुर के बड़े मार्केट में एक छोटी सी दुकान खोली और अगले ही साल वो दुकान कानपुर का सबसे बड़ा बुटीक बन गई। गरीब आनंद और सांवली मीरा अब लाखों में खेल रहे थे। उन्होंने एक बड़ा मकान और नई गाड़ी खरीद ली थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में किस्मत ने ऐसी करवट ली कि राजीव का सारा बिजनेस एक बड़े घाटे में चला गया। उनका आलीशान बंगला बैंक ने गिरवी रख लिया। इस बर्बादी का सारा गुस्सा राजीव और सावित्री देवी ने किरण पर निकालना शुरू कर दिया। अजीब ने एक रात उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाया, तुम मनहूस हो,
जब से तुम इस घर में आई हो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर तुम्हारी जगह कोई ढंग की लड़की होती तो आज मेरा ये हाल ना होता। सावित्री देवी ने भी ताना मारा। सिर्फ गोरा रंग लेकर हमारे घर में बैठ गई। 1 रुपए की मदद नहीं कर सकती हमारी। अपने इस मायके वालों को फोन कर और बोल के पैसे भेजें, वरना इस घर से निकल जाओ। किरण का गोरा रंग अब बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। उसे अब अपनी माँ कमला देवी और खुद का वो घमंड याद आ रहा था, जिसमें वो मीरा को काली कहकर मजाक उड़ाती थी। आज उसे समझ आया कि खूबसूरती से पेट नहीं भरता और न ही मुश्किल वक्त में इज्जत बचती है। हालात इस कदर खराब हो गए कि सावित्री देवी और राजीव ने किरण को धक्के देकर घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक पैसे न लेकर आए वापस मत आना। किरण रोती हुई फटे पुराने कपड़ों में बस पकड़कर कानपुर पहुंची। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। जब वो कानपुर में अपने पुराने मोहल्ले पहुंची तो वो दंग रह गई। उनका पुराना टूटा हुआ घर अब एक नए 3 फ्लोर के आलीशान मकान में बदल चुका था। बाहर एक नई चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी खड़ी थी। किरण रोती हुई अंदर गई। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ कमला देवी और पिताजी शारदा जी बहुत खुश बैठे हैं और उनके साथ मीरा और आनंद उन्हें खाना खिला रहे हैं। कमला देवी ने जैसे ही किरण की यह रोती हुई और भिखारियों जैसी हालत देखी तो उनके हाथ से निवाला गिर गया। वो दौड़कर किरण के पास गई। किरण बेटी, तेरी यह क्या हालत हो गई? तू तो अमीर घर की रानी थी ना, तेरे कपड़े ऐसे क्यों हैं? किरण अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और उसने दिल्ली की सारी हकीकत बता दी कि कैसे उसके गोरे रंग की वजह से उसे रोज पीटा और ठुकराया गया। शारदा जी ने बेड से ही किरण को देखा और गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि घमंड मत करो। आज देखो, जिस मीरा को तुम और तुम्हारी माँ काली कहकर कमरे में बंद कर देते थे, आज उसी सांवली बेटी ने अपने हुनर और मेहनत से आनंद के साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया, हमारा नया घर बनाया और मेरी जान बचाई। आनंद ने आगे बढ़कर बड़े सुकून से कहा, किरण दीदी, चेहरे का रंग तो धूप में भी काला पड़ जाता है, पर जो रंग मेहनत और सच्ची सीरत का होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। किरण का घमंड पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। वो दौड़कर मीरा के पैरों में गिर गई और रोती हुई बोली, मीरा, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में अंधी हो गई थी। आज तेरी इस सीरत ने मेरी आंखों को खोल दिया है। मीरा ने तुरंत अपनी बड़ी बहन को उठाया, उसके आंसू पोंछे और सीने से लगा लिया। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। हम आपको अब उस नरक में वापस नहीं भेजेंगे। मैं और आनंद जी दिल्ली चलेंगे और राजीव का सारा कर्जा चुकाकर उन्हें बताएंगे कि जिसे उन्होंने ठुकराया वो इस घर की असली रानी है। कमला देवी ने भी सर झुका लिया। उन्हें अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी थी। किरण ने समझ लिया था कि रंग मिट्टी है और इंसान का सच्चा दिल और उसका हुनर ही उसकी असली दौलत है।